एपिसोड 1 की शुरुआत बहुत ही ब्यूटीफुल सीन के साथ होता है, जिसमें येलो डक के आर्मी के साथ एक सिंगल ब्लू प्लास्टिक डक दिखाया जाता है, जो कि इस ड्रामे के मेन हीरोइन को दर्शाता है, बू यंग बू, जो कि बहुत ही स्पेशल बच्ची है और उसे ऑटिज्म है। सीन डॉक्टर और योंगवू के कन्वर्सेशन का दिखाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि योंगवू 5 साल के होने के बाद भी अभी तक एक भी सिंगल वर्ड नहीं बोल पाई है। तब डॉक्टर उन्हें ऑटिज्म के बारे में बताते हैं और डैड ये सुन के थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। फिर जब डैड और योंगवू डॉक्टर के यहाँ से वापस आ रहे थे तो उनका मकान मालिक योंगवू के डैड के साथ गलत आरोप लगाकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा मेरी बीवी के साथ चक्कर चल रहा है, और उनसे बहस करने लगता है। यहाँ कुछ ऐसा होता नहीं है, बल्कि मकान मालिक को शक करने की बीमारी होती है। बहस इतनी आगे बढ़ जाती है कि हाथापाई पर उतर आती है और वायलेंस देख हमारी छोटी योंगवू पैनिक करने लगती है। फिर जोर जोर से क्रिमिनल लॉ के आर्टिकल को बोलने लग जाती है। योंगवू को बोलता देख सरप्राइज होते हैं और खुश भी होते हैं, क्योंकि 5 साल की एज में ये फर्स्ट टाइम होता है जब योंगवू बोलती है। फिर डैड योंगवू को घर ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने क्रिमिनल लॉ कहाँ से सीखा। योंगवू बुक्स के साइड इशारा कर बताती है। डैड हैरानी से देखते हैं। फिर लैंड लेडी आती है और उनसे अपने हस्बैंड के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलते हैं और उन्हें मेडिसिन देते हैं। फिर डैड उन्हें बताते हैं कि योंगवू को लॉ बुक्स पसंद है और खुशी से कहते हैं कि मेरी बेटी जीनियस ऑटिस्टिक है। अब टाइम स्किप होता है, जहां हमें बड़ी योंगवू को दिखाते हैं, जिसे व्हेल्स और डॉल्फिन्स पसंद है। वो व्हेल्स से इतना ऑब्सेस्ड है कि कमरे में सारा सामान व्हेल्स से रिलेटेड होता है। वर्किंग का फर्स्ट डे होता है तो योंगवू वही ड्रेस पहनती है जो डैड उसके लिए गिफ्ट लाए थे, क्योंकि योंगवू एज अ अटर्नी हनवादा लॉ फर्म ज्वाइन करती है। फिर वो जो फील कर रही होती है उसे डैड के इमोशन पोस्टर को देखकर कंफर्म होती है। तैयार होकर हमारी योंगवू अपने डैड के गिम्बप रेस्टोरेंट में जाती है और बू योंगवू गिम्बप ऑर्डर करती है, क्योंकि योंगवू को गिम्बप बहुत पसंद होता है। डैड उससे पूछते हैं कि ऑफिस कैसे जाओगी। योंगवू सारा रास्ता और अपने शेड्यूल के बारे में बताती है। फिर डैड उसे वेल्स के बारे में नॉनसेंस बातों को करने से मना करते हैं। योंगवू सैड होती है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हमारी योंगवू वेल्स की कितनी दीवानी है। जाते टाइम हमें पता चलता है कि हमारी योंगवू कोरिया की फर्स्ट ऑटिस्टिक अटर्नी है। फिर सीन मेट्रो का दिखाते हैं, जहां योंगवू को क्राउड से परेशानी हो रही होती है, तो वो क्राउड को हैंडल करने के लिए वेल्स और डॉल्फिन्स के साउंड सुनकर खुद को शांत करती है। अब वो अपने ऑफिस पहुंच जाती है और योंगवू अपना फर्स्ट चैलेंज फेस करती है, दी रिवॉल्विंग डोर। बेचारी कितना भी कोशिश करती है पर वो रिवॉल्विंग डोर से अंदर जा नहीं पाती। फिर एंट्री हमारे हीरो जुनहो की होती है, जो कि योंगवू को रिवॉल्विंग डोर पार करने में हेल्प करता है और उसे अटर्नी सियोक के ऑफिस तक ले जाता है। अब वो ऑफिस में इंटर करती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। फिर अटर्नी सियोक उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, क्योंकि अटर्नी सियोक को योंगवू के ज्वाइनिंग के बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर अटर्नी सियोक उसका रिज्यूमे ड्रॉअर से निकाल कर देखते हैं, जहां योंगवू कहती है कि उस रिज्यूमे में 2 सीट होनी चाहिए, और यहाँ वो सबको अपने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में बताती है, जो दूसरे सीट में है। अटर्नी सियोक सरप्राइज होते हैं और पूछते हैं कि रिज्यूमे में कुछ और भी ऐड करना है। फिर कंफ्यूज होकर योंगवू अपने कलीग चोई सियोन को देखती है, जो कि उसे इशारा करती है कि कुछ भी वियर्ड मत कहना। अब अटर्नी सियोक योंगवू का रिज्यूमे लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर अटर्नी चोई योंगवू को वियर्ड बिहेवियर के लिए समझाती है। अब रूम में जो दूसरा अटर्नी होता है, मतलब अटर्नी मिनबू, उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। अटर्नी चोई बताती है कि दोनों सेम कॉलेज में लॉ की स्टडी किए हैं।
अब सीन सीईओ ऑफिस का दिखाते हैं, जहां अटॉर्नी सियोक सीईओ हान से रिज्यूमे के मिसिंग सीट के बारे में पूछते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसे पर्सन को क्यों हायर किया है जिसे ऑटिज्म है। वो कहती हैं कि तुम योंगबू के अचीवमेंट को नज़रअंदाज कर रहे हो, जो कि उसके रिज्यूमे के फर्स्ट सीट में है। फिर वो कहती हैं कि मैं ऐसे टैलेंट को जाने नहीं दे सकती। अटॉर्नी सियोक कहते हैं कि मेमोराइज करके भी एग्ज़ाम में टॉप किया जा सकता है, पर सोशल स्किल का क्या। फिर लंबी बहस के साथ अटॉर्नी सियोक डिसाइड करते हैं कि अगर योंगबू अपना फर्स्ट केस विन करेगी तो वो यहाँ रहेगी। इस बात पे सीईओ हान कॉन्फिडेंस के साथ एग्री करती है। अब अटॉर्नी सियोक के ऑफिस का दिखाते हैं, जहाँ वो योंगबू को एक क्रिमिनल केस हैंड ओवर करते हैं, जो कि मैरिड कपल केस होता है, जिसमें जो वाइफ होती है अपने हस्बैंड, जिसका नाम मिस्टर पार्क है, उन पर आयरन से मारने की कोशिश की थी। इन दोनों की उम्र 70-80 साल के पास है, जिसमें जो मिस्टर पार्क हैं उन्हें डायमेंशिया की बीमारी है। योंगबू जब केस के फाइल को देखती है तो उसे आयरन के पिक्चर में वेल नज़र आने लगता है, जिससे कि वो बहुत खुश होकर वेल्स के बारे में बताने लगती हैं। पर अटॉर्नी सियोक उसे रोक कर केस पर फोकस करने को कहते हैं। फिर केस के सीन को दिखाते हैं कि जो मिस्टर पार्क होते हैं उन्हें अपनी वाइफ पर शक करने की बीमारी होती है, और जब वो अपनी वाइफ को दूसरे आदमी के साथ बात करते देखते हैं तो अपनी वाइफ पर गुस्सा करते हैं और उनके बीच झगड़ा स्टार्ट होता है। इसी बीच मिस्टर पार्क अपनी वाइफ को अब्यूज़ करते हैं, जिससे गुस्सा होकर वाइफ आयरन से उन्हें मारती है। हालांकि जब उनकी वाइफ को रियलाइज़ होता है कि उनके हस्बैंड बेहोश हो गए हैं तो वो एम्बुलेंस को भी बुलाती है। अटॉर्नी सियोक इन सारे इंसिडेंट को एक्सप्लेन करते हैं तो योंगबू भी उनके वर्ड को रिपीट करती है। फिर अटॉर्नी सियोक योंगबू को ऐसा करने से रोकते हैं तो योंगबू बताती है ऑटिस्टिक पीपल को इकोलेलिया की आदत होती है, मतलब ऑटिस्टिक पीपल एक ही बात को दोहराते हैं। फिर अटॉर्नी सियोक बताते हैं कि उस लेडी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया गया है। वो मिसेस किम से केस से रिलेटेड बात करने को कहकर दोनों चले जाते हैं। फिर वो दोनों मिसेस किम के पास आते हैं, जहां योंगबू मिसेस किम को बताती है कि वो और उसके डैड उन्हीं के बिल्डिंग में रहा करते थे। फिर मिसेस किम योंगबू को पहचानती है तो उससे बात करती है और उसे गले लगाती है, पर योंगबू उन्हें बीच में रोककर केस के बारे में पूछती है। फिर वो दोनों के बीच डिस्कशन एंड होता है और योंगबू अपने कंक्लूजन के साथ अटॉर्नी सियोक के पास जाती है, जहां वो बताती है कि ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है बल्कि सिविल केस है। मिसेस किम अपने हस्बैंड को मारना नहीं चाहती थी क्योंकि उनका हस्बैंड ओनली सोर्स ऑफ इनकम है। मिसेस पार्क अगर अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश करेगी भी तो उनका पेंशन उन्हें नहीं दिया जाएगा। अटॉर्नी सियोक ये सुन के शॉक होते हैं और योंगबू को अलग नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि योंगबू उस पॉइंट को पॉइंट आउट करती है जो कि सब मिस कर रहे थे। वो योंगबू से इम्प्रेस होते हैं और उससे अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए सॉरी बोलते हैं। फिर उसे हॉस्पिटल जाकर उन दोनों कपल को विजिट करने कहते हैं। इधर जुनहो से उसका कलीग योंगबू के साथ हॉस्पिटल विजिट करने को कहता है। अब सीन उसी रिवॉल्विंग डोर पर शिफ्ट होता है, जहां जुनहो फिर से योंगबू को रिवॉल्विंग डोर पर खड़ा देखता है तो वो योंगबू को रिवॉल्विंग डोर को यूज़ करने का सॉल्यूशन बताता है, जिससे योंगबू रिवॉल्विंग डोर पार करती है और दोनों हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। हॉस्पिटल में दोनों पहले डॉक्टर से मिलते हैं, जहां डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर पार्क सेरेब्रल हेमाटोमा से सफ़र कर रहे हैं, जो कि उनकी वाइफ के आयरन हीट करने की वजह से हुआ है, पर कोई भी स्कल डैमेज नहीं है। डॉक्टर से मिलने के बाद दोनों कपल से मिलते हैं। मिसेस पार्क अपने हस्बैंड को योंगबू के बारे में बताती है कि योंगबू हमारे यहाँ रहा करती थी। फिर जब मिस्टर पार्क को योंगबू और उसके डैड के बारे में याद आता है तो वो योंगबू पर चिल्लाने लगते हैं, जिससे कि योंगबू को परेशानी होती है, पर जुनहो योंगबू को संभालता है। फिर वो दोनों बाहर मिसेस पार्क से बात करते हैं
और उस इंसिडेंट के बारे में फाइंड आउट करते हैं। दोनों वापस लॉ फॉर्म जाते हैं जहां वो अटॉर्नी सियोक को अपने हॉस्पिटल विजिट के बारे में बताते हैं। अटॉर्नी सियोक इस केस के लिए ज्यूरी ट्रायल का सजेशन देते हैं, जिसे सुन अटॉर्नी चोई और अटॉर्नी मिन वो खुश होते हैं। हालांकि जब योंगवू बताती है कि वो इस केस की इंचार्ज है तो उनकी खुशी धरी की धरी रह जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहां अटॉर्नी चोई और अटॉर्नी मिन वो घर जा रहे होते हैं। योंगवू को रिवॉल्विंग डोर से स्ट्रगल करते देख अटॉर्नी चोई योंगवू को स्टूपिड कहती है, पर वो योंगवू के लिए सैड फील करके उसका हेल्प भी करती है। योंगवू अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट में जाती है जहां वो अपने दोस्त डोंग ग्यूरामी से मिलती है। फिर आता है हमारे इस ड्रामे का मोस्ट फेमस सीन, वू टू द यूंग टू द वू, डोंग टू द ग्यू टू द रमी हा। योंगवू ग्यूरामी से स्पीकिंग स्किल के प्रैक्टिस करवाने में हेल्प मांगती है। यहाँ ये लोग ऑब्जेक्शन बोलने की प्रैक्टिस कर फन भी करते हैं। नेक्स्ट डे योंगवू फर्स्ट टाइम कोर्ट रूम में इंटर करती है। क्योंकि ये योंगवू का फर्स्ट केस होता है तो डैड और ग्यूरामी भी ट्रायल देखने आते हैं। योंगवू बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही होती है। फिर हिम्मत जुटाकर सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है, जहां वो अपने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में जिक्र करते हुए कहती है कि मेरे प्रीसीडिंग्स और एक्शंस आप लोगों के लिए थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है, पर मुझे लॉ पसंद है और एज ए अटर्नी मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने क्लाइंट को इंसाफ दिला सकूं। ऐसा इंट्रोडक्शन सुन के कोर्ट में मौजूद सारे पर्सन खुश होते हैं, स्पेशली हमारी ग्यूरामी। फिर राइवल अटर्नी मिसेस पार्क से उस दिन के एक्सीडेंट को डिस्क्राइब करने को कहते हैं, जहां वो अटर्नी मिसेस पार्क से ऐसे ट्रीट करके क्वेश्चनिंग करता है जैसे कि वो गैंग मेंबर हो। योंगवू राइवल अटर्नी को ऑब्जेक्ट करती है, पर जज मना कर देते हैं। इसी बैड नोट के साथ ट्रायल का अंत होता है। घर जाते टाइम अटॉर्नी सियोक योंगवू से मिस्टर पार्क को कोर्ट रूम बुलाने का प्लान करते हैं और मिसेस पार्क को पनिश ना करने के लिए सजेशन देने का बात करते हैं। इतने में जुनहो मिस्टर पार्क का योंगवू के प्रति हॉस्पिटल के बिहेवियर के बारे में बताता है, तो अटॉर्नी सियोक कहते हैं कि योंगवू की जगह मैं मिस्टर पार्क को क्वेश्चनिंग करूंगा। अब सीन नेक्स्ट डे कोर्ट रूम का दिखाते हैं, जहां मिस्टर पार्क की एंट्री होती है, जहां वो सच बोलने की ओथ लेते हैं। अटॉर्नी सियोक योंगवू को क्वेश्चनिंग के लिए फोर्स करके भेज देते हैं, जिससे मिस्टर पार्क गुस्सा होकर योंगवू पर हमला करने लगते हैं। अब कोर्ट रूम में साबित हो जाता है कि उनकी वाइफ ने क्यों मिस्टर पार्क पर हमला किया था। अटॉर्नी सियोक का प्लान सक्सेस होता है और मिस्टर पार्क को हॉस्पिटल भेजकर ट्रायल ब्रेक होता है। ट्रायल रिज्यूम होता है। योंगवू पूरा रेडी होती है अपने केस को प्रूफ करने के लिए। इतने में मिस्टर पार्क के डेथ की न्यूज़ आती है। अब राइवल अटर्नी इस केस को अटेम्प्ट टू मर्डर केस से मर्डर केस में चेंज कर देता है। इधर फ्यूनरल पर मिसेस पार्क अपने हस्बैंड को हिट करने के लिए रिग्रेट कर रही होती है। योंगवू उनको कंफर्ट करना चाह रही होती है, पर ऑटिज्म के कारण ऐसा नहीं कर पाती। योंगवू अपने ऑफिस आती है और केस के बारे में दोबारा से सोचती है। फिर जुनहो आता है और योंगवू को ऑटोप्सी रिपोर्ट देता है। फिर जुनहो आयरन के पीक को देखकर योंगवू को कहता है कि क्या ये आयरन बॉक्स व्हेल की तरह लग रहा है। क्योंकि सब उसे व्हेल्स के बारे में बात करने से मना करते हैं, तो योंगवू जुनहो को व्हेल्स के बारे में बात करने से मना करती है, पर जुनहो उसे कहता है कि जब हम दोनों साथ हों तो व्हेल्स के बारे में बात कर सकते हैं। ये सुन के योंगवू बहुत खुश होती है और आयरन के पीक को देखती है तो उसका माइंड क्लिक करता है और वो डॉक्टर और लेडी की बातों को याद करके मिस्टर पार्क के डेथ का सही रीज़न का पता लगा लेती है। नेक्स्ट डे कोर्ट रूम में योंगवू मिस्टर पार्क के डॉक्टर से उनके सेरेब्रल हेमाटोमा और डेमेंशिया के बारे में पूछती है, जहां वो बताती है कि उन्हें पहले से ही सीवियर हेडेक होते थे। फिर वो मिस्टर पार्क के पुलिस स्टेटमेंट को दिखाकर कहती है कि उस दिन भी उन्हें सीवियर हेडेक हुआ था, जहां डॉक्टर कहते हैं कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था।
फिर योंग वू पूछती है कि क्या अब भी आपको लगता है कि मिस्टर पार्क का डेथ आयरन इंजरी से हुआ है। तो डॉक्टर सेरेब्रल हेमाटोमा के बारे में सोचने लगते हैं और कहते हैं कि मिस्टर पार्क का डेथ इंटरनल इंजरी से नहीं हुआ है। योंग वू अपना पॉइंट सही साबित कर देती है। फिर अटर्नी सियोक मिस्टर पार्क के मेडिकल और ऑटोप्सी रिपोर्ट एज अ एविडेंस सबमिट करते हैं। नेक्स्ट सीन योंगवू के ऑफिस का दिखाते हैं, जहां जुनहो आकर बताता है कि हम केस जीत चुके हैं। फिर कहता है कि मिसेस पार्क तुमसे मिलना चाहती हैं। मिसेस पार्क आती हैं और योंगवू को गले लगाकर रोते हुए थैंक्स कहती हैं। बाहर से ये सब देख के अटर्नी सियोक खुश होते हैं। फिर सीन डैड के गिम्बप शॉप का दिखाते हैं, जहां CEO हान आकर डैड से मिलती है। इसी नोट के साथ हमारे इस एपिसोड का अंत होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।